वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आप सभी का। नेटवर्क 10 आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे गोवा और महाराष्ट्र की खबरों की, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर बारामूला से मिल रही है, वो आपको बताएं। श्रीनगर हाईवे पर मिला है आईईडी। पुख्ता इलाके का पूरा मामला है। सड़क किनारे आईईडी लगाया गया था, जो कि अब मिला है। बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज कर दिया है। हाईवे पर दोनों तरफ यातायात रोका गया है, तो हाईवे पर दोनों तरफ इसके बाद यातायात को रोकना पड़ा। आपको बताएं, जम्मू कश्मीर के बारामूला में श्रीनगर हाईवे पर आईईडी मिला है, उससे अफरा तफरी मची। पुख्ता इलाके का ये पूरा मामला है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार, और देखिए डिफ्यूज करने की जो तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। पुख्ता इलाके में आईईडी मिला है, सड़क किनारे आईईडी लगाया गया था और जिस तरीके से उसको डिफ्यूज किया गया, बम निरोधक दस्ते ने उसको डिफ्यूज किया और डिफ्यूजन की ये पूरी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं इस वक्त आपको दिखा रहे हैं डिफ्यूज के दौरान की, जिस वक्त बम निरोधक दस्ते ने आईईडी को डिफ्यूज किया था। हालांकि हाईवे पर दोनों तरफ से यातायात रोक दिया गया। रईस वानी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रईस, किस वक्त का ये पूरा मामला है, कब आईईडी मिला और अभी क्या कुछ ताजा हालात है वहां पर? जी मनीषा, मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करेंगे बारामूला श्रीनगर हाईवे की, वहां पे जो है फौज को पहले जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनको इतना मिली थी कि वहां पे आईडी लगाई गई है रोड के साइड, और जो ही उनको पता मिला उनको जो है बीडीएस स्क्वाड को जो है इंफॉर्मेशन दी, और बीडीएस जो अगर हम बम डिस्पोजल स्क्वाड की बात करेंगे वो वहां पे पहुंचे। उन्होंने जो है इस आईडी को है डिफ्यूज कर दिया गया। आपने देखे कि जिस तरीके से धमाका हुआ, और आपको मैं बताइए जो हाईवे है ये बारामूला और सोपोर से रास्ता जाता है, और उसको काफी टाइम तक जो है हाल्ट किया, गाड़ियों को रोका दिया गया दोनों तरफा से, ताकि जो है किसी जानी या माली नुकसान का ना हो। और आपको मैं बता दूं कि ये जो बम डिस्पोजल स्क्वाड जो मौके पे पहुंच के जो है उस आईडी को डिफ्यूज कर दिया गया है। और आप इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बात बता दूं कि ये जो एक तरफ से अगर हम साउथ कश्मीर की बात करेंगे, वहां पे सुबह से ही कुलगाम में जो एनकाउंटर चल रहा था, और दूसरी तरफ नॉर्थ कश्मीर के बारामूला में आईडी जो है डिफ्यूज कर दिया गया है, और सिक्योरिटी जो है काफी एक्टिव मोड में देखने को मिल रही है। चाहे रईस, जहाँ पर ये आईईडी लगाया गया था सड़क के किनारे, किस तरह का वो इलाका है? क्या वहाँ पर ज्यादा लोगों की आबादी रहती है? किस तरह का वो इलाका है, क्योंकि यातायात ऐसी जानकारी है कि रोका गया है वहाँ पर? जी मैं आपको बता दूं मनीषा कि जहाँ जिस जगह ये आईडी को डिफ्यूज कर दिया गया है, वो जो रास्ता है वो बारामूला और सोपोर जो है रास्ता जाता है, और वहाँ पे गाड़ियों को कुछ टाइम के लिए जो है वो रोका गया दोनों साइड से, जब तक जो है आईडी को डिफ्यूज कर दिया गया। और अभी जो है फिर आईडी जो डिफ्यूज करके जो है जो रोड है हाईवे है उसको जो है खोल दिया गया है दोनों तरफा से। तो अभी जो है वहाँ पे जिस जगह आईडी जो है डिफ्यूज किया है उस जगह जो एरिया है वहाँ पे फौज और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन भी लगाया था, और वहां से जो है अभी यही खबर आ रही है कि गाड़ियों को जो हाल्ट किया यानी गया रईस, सर्च ऑपरेशन अभी जारी है और लगातार इस पर नजर बनी हुई है। ठीक, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। रईस, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र और गोवा की खबरों की। सबसे पहले आपको बताएं, महाराष्ट्र के राज्यसभा चुनाव में सत्ताधारी शिवसेना को बड़ा झटका लगा है। दरअसल 6 सीटों के लिए हुए मतदान में बीजेपी ने 3 सीटों पर जीत हासिल की है। शुक्रवार को हुए राज्यसभा चुनाव का नतीजा आज सुबह 4 बजे के आसपास आया है, और ये नतीजा सत्ताधारी महाविकास आघाड़ी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था, क्योंकि विपक्ष में होने के बावजूद बीजेपी ने 3 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया है और वो कामयाब रही। वहीं शिवसेना के खाते में 1 सीट आई है। कांग्रेस और एनसीपी को 1-1 सीटों से संतोष करना पड़ा है। आपको ये भी बताते चले कि महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों के लिए 7 उम्मीदवार चुनावी मैदान में खड़े थे। इनमें से बीजेपी के पीयूष गोयल को सबसे ज्यादा यानी 48 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी के दूसरे कैंडिडेट यानी उम्मीदवार अनिल बोंडे को भी 48 वोट ही मिले हैं, और तीसरे उम्मीदवार धनंजय मालिक को पहली पसंद के 27 वोट मिले, जो कि सेकंड प्रेफरेंस के मतगणना में 41 वोटों से जीते हैं। आपको बताएं कि केंद्रीय मंत्री और विजय
विजयी उम्मीदवार पीयूष गोयल ने ये कहा कि जिस कुशलता के साथ पूरी पार्टी एकजुट होकर लगी थी, उन्होंने ये दिखा दिया है कि बीजेपी को ही प्रदेश में लोगों ने चुना था। एक बार फिर से जनता को मौका मिलेगा और जनता बीजेपी के ही साथ खड़ी रहेगी। शिव कुमार शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। शिव, देखिए किस तरीके से बीजेपी ने इसमें बहुमत हासिल किया है। हालांकि विपक्ष एकजुट था, लेकिन विपक्ष उस तरह की जीत यहां पर दर्ज नहीं करा पाया। जी मनीषा, विपक्ष ने इस पे बीजेपी उम्मीदवार जो 3 उम्मीदवार जीते, वो कहीं ना कहीं एक बीजेपी ने अपना वर्चस्व दिखाया है कि हम पहले भी जीत चुके थे, लेकिन ये जीत हमारी जीत पहले से ही थी, लेकिन ये शिवसेना और महाविकास आघाड़ी के गठबंधन के कारण ये जीत नहीं हो पाई। जबकि वहीं महाविकास आघाड़ी के सर्वे सर्वा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार जी का ये कहना है कि हमारे जो महाविकास आघाड़ी के जितने भी उम्मीदवार थे, उनका वोट कहीं पे भी विभाजित नहीं हुआ है, उनको उनके वोट मिले हैं। जबकि जो निर्दलीय पार्टी, जो अन्य पार्टी हैं, उनके वोट कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में गई हुई है। शिव, लेकिन देखिए विजयी उम्मीदवार जो कि कैंडिडेट जीते हैं पीयूष गोयल, उन्होंने ये भी कहा है, साथ ही साथ अपनी जीत के बाद उनसे बयान लिया गया, उसमें उन्होंने कहा कि जिस कुशलता के साथ पूरी पार्टी एकजुट होकर लड़ी थी, उन्होंने दिखा दिया कि लोग बीजेपी के साथ ही और आने वाले वक्त में लोग बीजेपी के साथ ही खड़े रहेंगे। जी, कहा तो ये भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये विपक्षी पार्टियों का ही इसमें एक मतगणना दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि 48 सीट जो मिले हैं, 48 सीट जो पीयूष गोयल को मिले हैं, विजयी उम्मीदवार अनिल बोंडे जी को मिला है, मतलब 6 सीटों में जहां पे 7 उम्मीदवार मैदान में खड़े थे, उसमें एक पार्टी, कहीं कांग्रेस को 1 मिली है, राष्ट्रवादी को 1 मिला है, वहीं शिवसेना को मिला है, जबकि बीजेपी ने 3 सीट आखिर में निर्दलीय विधायकों के मतगणना के आधार पर ली। यानी बीजेपी ने निर्दलीय पार्टियों का और उनके जो कैंडिडेट्स थे, उम्मीदवार थे, उनका सहारा लेकर ये जीत हासिल की है। शिव जी जी जी, ऐसा आशंका जताई जा रही है कि मतलब महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों का महाविकास आघाड़ी के जो वोट हैं, वो वोट कहीं ना कहीं विभाजित नहीं हुए हैं, बल्कि निर्दलीय विधायकों के वोट हैं वो विभाजित किए, ऐसा। ठीक, शिव कुमार शुक्ला, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा। और वहीं दूसरी ओर राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को जीत हासिल हुई है, जिसका जश्न नांदेड़ जिले में मनाया गया, जहां पर बीजेपी महानगर की तरफ से महात्मा फुले चौक पर पटाखे और ढोल नगाड़े बजाए गए। और इसी दौरान बीजेपी के महानगर अध्यक्ष प्रवीण साले ने भरोसा ये जताया कि आने वाले चुनावों में भी, आने वाले समय में भी शिवसेना को इसी तरह से हराया जाएगा। महाराष्ट्र में सोशल मीडिया पर अक्सर एक बात पूछी जा रही थी, अकेला देवेंद्र क्या करेगा। सार्वत्रिक चुनाव में जब महाराष्ट्र में भाजपा सेना युति को बहुमत मिला, उसके बाद भी शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ चली गई और उन्हें लगा कि हम सत्ता में बैठ गए, लेकिन अकेला देवेंद्र क्या करेगा। आज सुबह सुबह 4 बजे जो परिणाम राज्यसभा के आए, जो टेक्निकल परिणाम थे, उसमें भाजपा के 3 भी प्रत्याशी जीते हैं और ये देवेंद्र जी की नीति का यश है। देवेंद्र जी आने वाले महाराष्ट्र के नेता है, जैसे देश के नेता नरेंद्र मोदी है, महाराष्ट्र के युवा नेता देवेंद्र फडणवीस है। इसका परिचय आज सुबह आए परिणामों में दिखा दिया है। आपके माध्यम से मैं आदरणीय देवेंद्र जी का, भाजपा के सभी विधायकों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन लौटेंगे। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं बुलेटिन में कुछ और खबरों की तरफ। अब बात करेंगे आगे बढ़ते हुए राज्यसभा चुनाव पर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि चमत्कार देवेंद्र फडणवीस के चलते हुआ है। साथ ही साथ शरद पवार ने यह भी कहा कि महाविकास आघाड़ी में कोई भी फूट नहीं है। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के जो वोट थे वो सभी उन्हें मिले हैं। निर्दलीय और अन्य के कारण ऐसा चमत्कार हो पाया है, जिसे हमें मानना चाहिए। मला मान्य केलं पाहिजे की देवेंद्र फडणवीस यांची माणसं आपली
चौकशी करणं विविध मार्गाने त्या मार्गात त्यांना येतात. जो चमत्कार झालेला आहे तो चमत्कार मला मान्य केलं पाहिजे की देवेंद्र फडणवीस यांची माणसं. और इसी बीच अब अगली खबर आपको नासिक जिले से बताएं, जहां पर शिवसेना सांसद हेमंत गोडसे के बेटे अजिंक्य गोडसे और योगेश तानपुरे पर नगर निगम ने कार्रवाई की है। दरअसल ये बताया जा रहा है कि अजिंक्य गोडसे और योगेश तानपुरे सिन्नर फाटा क्षेत्र में अवैध रूप से पेड़ काटकर लकड़ियां गाड़ी में भरकर ले जा रहे थे और इसी दौरान उन पर यह सख्त और कड़ी कार्रवाई की गई है। इस लकड़ी भरी गाड़ी को नासिक रोड पर पुलिस थाना लाकर नियम अनुसार मामला दर्ज किया गया और दोनों के लिए 4,20,000 रुपए का जुर्माना भरने का नोटिस जारी कर दिया गया है। आपको ये भी बताएं कि नगर निगम प्रशासन ने आगे ये कहा है कि अगर सांसद के बेटे ने जुर्माना नहीं भरा तो उन पर मामला दर्ज किया जाएगा। उसी बीच पर्यावरण प्रेमी संस्थाओं ने इस अवैध रूप से की गई पेड़ की कटाई का विरोध भी किया है और साथ ही साथ इस पूरे मामले में दोषियों पर कड़ी और सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। और वहीं आगे बढ़ते हुए बात करेंगे धुलिया जिले की, जहां पर कड़कती बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश का आगमन हुआ। दरअसल तेज गर्मी को झेल रहे धुलिया वासियों को बारिश के आने से थोड़ी राहत जरूर मिली है। 1 घंटे तक चली इस बारिश और तेज हवाओं ने बिजली की तारें टूटने से बिजली गुल हो गई। पुणे में कल शाम को तेज हवा के साथ बारिश भी हुई। मानसून की पहली बारिश ने मनपा की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल नियोजन के अभाव से पहले ही दिन घरों में पानी भर गया है। महानगर पालिका की तरफ से कई लाख रुपए के टेंडर निकाले गए। बारिश के पानी नियोजन करने के लिए नाले साफ हुए और बारिश से होने वाले दुर्घटना वाले रास्तों के पेड़ काटे गए, लेकिन पहली बारिश ने ही महानगर पालिका की पोल खोलकर रख दी है। तो पहली बारिश ने ही महानगर पालिका की पोल खोलकर रख दी है। हालांकि दावे वादे लाख किए जाते हैं नगर पालिकाओं की तरफ से, लेकिन जब मानसून या बरसात या फिर बारिश होती है तो उससे कहीं ना कहीं जो ज़मीनी हकीकत है वो सब सामने आती है और जो दावे और वादे किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं धरातल पर पूरी तरीके से फेल नजर आते हैं। और यही वजह है कि अब ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरीके से जलभराव की स्थिति है, रोड पूरी तरीके से टूटे हुए हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नासिक में मानसून की पहली बारिश के साथ ही हादसों ने भी दस्तक दे दी है। दरअसल तेज हवाओं के साथ शहर भर में हुई बारिश के बीच सड़क पर एक चलते ऑटो रिक्शा पर अचानक पेड़ गिर पड़ा और बताया ये भी जा रहा है कि रिक्शा सातपुर की तरफ जा रहा था और इस हादसे में रिक्शा चालक और एक महिला यात्री की मौके पर ही मौत हो गई है। अन्य घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भेजा गया है। तो घायलों का इलाज फिलहाल जारी है, लेकिन जिस तरह का हम जिक्र कर रहे थे कि नासिक से अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई, वहां पर नगर पालिका की पोल खुलती हुई नजर आ रही है, लेकिन एक बार फिर से एक और मामला सामने आया है जहां पर लोगों की मौत की वजह बन रही है ये जो अव्यवस्था है। वो कहीं ना कहीं नगर पालिका लाख दावे वादे कर रहा है, लेकिन वो जो व्यवस्थाओं के दावे वादे हैं वो पूरी तरीके से फेल नजर आ रहे हैं। मानसून की पहली बारिश ने ही पूरी तरीके से जो तस्वीरें हैं वो सामने लाकर रख दी हैं, पूरी तरीके से जो पोल है वो खोल कर रख दी है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। तो मानसून की पहली बारिश हुई, लेकिन उस बारिश ने हादसों को आमंत्रित किया है और वो इसीलिए क्योंकि महानगर पालिका की तरफ से जितने भी दावे और वादे किए गए वो धरातल पर पूरी तरीके से फेल नजर आए। और ये जो तस्वीरें हैं वो यही बयां करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि देखिए पेड़ अचानक गिर गया और जो रिक्शा चालक था वो और साथ ही साथ उस रिक्शा में बैठी एक महिला भी जिसकी दर्दनाक मौत हुई है, दोनों की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है और जो लोग घायल हैं उनको जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है।
तो नासिक से हमने आपको पहले तस्वीर भी दिखाई थी जहां पर नगर पालिका की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। सड़कों पर गड्ढे हैं, सड़कों पर जलभराव है, जिससे कि यातायात तो प्रभावित होता ही है, लेकिन साथ ही साथ बिजली जाना, बिजली के तार टूट जाना, ये कहीं ना कहीं अव्यवस्थाएं दिखाती है किस तरीके से। रवि पाटिल हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रवि, नासिक में ये तस्वीरें जो हैं वो नगर पालिका की पोल खोलती नजर आ रही है, किसी तरह की कोई इंतजाम नहीं है और बद इंतजामी की जो तस्वीर है ये लोगों की जान पर बनाई है। जी हाँ मनीषा, आए दिनों अब बारिश, पहली ही बारिश थी मानसून की और उसके साथ ही हादसों ने भी अपनी दस्तक दे दी है। नासिक नगर निगम प्रशासन ने अब तक बड़े बड़े दावे किए थे कि कहीं भी ड्रेनेज चौकअप नहीं होगा, शहर में जलभराव नहीं होगा, कोई इस तरह का हादसा नहीं होगा, इसकी पूरी तैयारियां की जा रही है। लेकिन पहले ही बारिश के साथ हुए इस हादसे में जिस तरह से 2 लोगों की जान चली गई है, अब लोगों ने सवालिया निशान उठाना शुरू कर दिया है कि आखिर क्या वो दावों में सच्चाई थी और क्या प्रशासन ने दावे किए थे। ये कैसी विडंबना है कि प्रशासन दावे तो कर देता है लेकिन लोगों को अपनी जानें भी गंवानी पड़ती है। बिल्कुल रवि, और ना केवल नासिक जिले की अगर हम बात करें तो वहां पर ऐसी तस्वीरें हैं, बल्कि धुलिया जिले में भी बिजली हुई, तेज हवा चली, हल्की बारिश हुई, लेकिन हादसे को निमंत्रण मिल गया। कहीं ना कहीं इसकी वजह क्या है, क्यों महानगर पालिका जिस तरह के दावे वादे कर रहा है उसको धरातल पर नहीं उतार पा रहा है? ये जो सारे काम होते हैं मनीषा, आउटसोर्सिंग के द्वारा किए जाते हैं। लोगों को टेंडर दिया जाता है कि आप सर्वे कीजिए, आप कहाँ ऐसे हादसे हो सकते हैं, इन स्थलों का मुआयना कीजिए। और पेड़ कटाई में जो एक बहुत बड़ी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना होता है, प्रशासन उस प्रक्रिया में नहीं जाना चाहता है। इतना लंबा समय और इतना कोर्ट का फॉलोअप उनको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए कई बार ऐसे अहम कामों की ओर अनदेखी कर दी जाती है और उसका परिणाम इस तरह के हादसों में होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन हादसों के बाद प्रशासन की जो अनदेखी है, जो लापरवाही है, वो भी देखी जा सकती है रवि, क्योंकि देखिए इस तरह की तस्वीर कोई पहली बार नहीं है। जिस तरह महाराष्ट्र में बारिश होती है, तेज हवाएं चलती हैं या फिर किसी तरह की कोई आपदा आती है, तो कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं वो इस बात का पुख्ता सबूत है कहीं ना कहीं जो अव्यवस्थाएं हैं उनका। लेकिन उनको सालों साल उनको पूरा नहीं किया जाता है, उनको धरातल पर उतारा नहीं जाता है, वो एक बड़ा सवाल है। रवि, अपनी नजर बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। अमरावती जिले में बढ़ती गर्मी में आम आदमी का जीना दूभर कर दिया है। दरअसल ऐसे में सर्वाधिक आवश्यक पीने का पानी ही है और अंजनगांव सुरजी जीवन प्राधिकरण विभाग की तरफ से पानी प्रेशर से नहीं छोड़े जाने से लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। अंजनगांव शहर के नौगाजी फ्लैट, द्वारका चौक और साथ ही सुरजी, मोहम्मदिया नगर, कुरेश नगर में नियमित जलापूर्ति न होने से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उसमें भी समय कम होने के कारण सभी लोगों तक पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अब ऐसे में गर्मियों के मौसम को ध्यान में रखते हुए नियमित जलापूर्ति करने की मांग लोगों ने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण से की है और साथ ही साथ लोग काफ़ी गुस्से में हैं, आक्रोशित में नजर आ रहे हैं। और वहीं आगे बढ़ते हुए बात करेंगे चंद्रपुर की, जहां पर 3 साल पहले शादी करने वाली महिला को पति ने फोन पर तलाक दे दिया है। दरअसल पीड़ित महिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा न्याय देने की मांग की है और इस मौके पर पीड़िता की मां शकीला शेख बाबू, पिता मोहम्मद हनीफ अब्दुल हसन, सामाजिक कार्यकर्ता शबनम कुरैशी, सोफिया फारूक और फिरोजा शेख मौजूद नजर आई थी। आपको बता दो चले कि बल्लारपुर शहर के राजेंद्र प्रसाद वार्ड निवासी 30 साल के इरशाद मुस्तफ़ा शेख ने मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार 2019 में कोरपना तालुका के बीबी गांव की एक युवती से शादी कर ली और एक बार पीड़िता ने अपने माता पिता से लेकर अपने पति को 2 लाख रुपए दिए थे, लेकिन उसके पति का उत्पीड़न जारी रहा। कुछ दिनों बाद पति ने अपनी पत्नी का अश्लील वीडियो निकाला और उसे दिखाया, उसे ब्लैकमेल करने की धमकी दी और खुद को छोड़ने के लिए कहा।
जब उसने अपने पति की मां और बहन को इस बारे में शिकायत की तो उन्होंने भी उसका पक्ष लिया और महिला को जान से मारने की धमकी दे दी। पीड़िता ने अपने भाई को फोन कर पूरी घटनाक्रम की जानकारी दी। 30 मई को पीड़िता का भाई पीड़ित के पास आया और उसे ले गया। 2 दिन बाद 2 जून को पति ने अपनी पत्नी को फोन पर तीन तलाक कहकर तलाक दे दिया। और आपको बताएं कि वहीं पीड़िता ने अब पुलिस का दरवाजा खटखटाया है न्याय के लिए। सर मुझे बहुत मार जोड़ किए हैं। मेरी शादी को 3 साल हो गए। कुछ दिन पति अच्छे से रहे हैं, फिर 6-7 महीने के बाद में मार जोड़ वो कैसे भी वीडियो और फोटो निकालते थे और वो बोलते थे कि मैं जो बार बार किसी को बताएंगी तो तुझे ये फ़ोटो मैं वायरल कर दूंगा, ऐसे बोलते थे। या तो फिर तू पैसे ला माँ के पास से तभी आना और तभी तुझे मैं अच्छे से रखूँगा। मैंने पहले 2 लाख दी सर और मेरे मम्मी ने पहले 3 लाख दिए थे शादी में और मेरा सोना नाना सभी है सर। लेकिन मेरे को ना इतनी तकलीफ़ देते थे कि बहुत हद से ज़्यादा, तभी मैं वहाँ पे रहती थी। मैं एक गरीब की लड़की हूँ सर। कि इसने लड़के ने 3 बार फ़ोन पे तलाक दे दिया। ये 5-6 बार पुलिस स्टेशन बल्लाशाह पुलिस स्टेशन में गई, कुछ सुनवाई उसकी कुछ कार्रवाई हुई नहीं। तो ये मुझे मालूम पड़ा मेरी तरफ आए तो मैं ये लड़की को लेके बल्लाशाह पुलिस स्टेशन में गई। पाटिल साहब के सामने खड़े करी। पाटिल साहब ने बोले कि 3 तलाक तो तुम्हारे इसमें होते हैं, मगर मैंने बोली उनको कि 3 तलाक होते हैं मगर उसके कुछ रूल रहते हैं, कोई इससे हमारा होता है ऐसा नहीं दिया जाता। और उन्होंने बोले कि 3 तलाक तुम्हारे में होते ही है। और चलिए फिलहाल इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।